हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। और आज हम आपके लिए लेके आए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है GIOC। GIOC मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे आज। GIOC, जी का मतलब है जनरल, आई का अर्थ है इनऑर्गेनिक, ओ का मतलब ऑर्गेनिक, सी का अर्थ है केमिस्ट्री। जनरल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक की क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर समझना है, बहुत अच्छे से इसके अपने को कंसेप्ट तैयार करने हैं, तो अपने जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स होते हैं, उनको कवर करना होता है। अगर वो टॉपिक हमारे कवर होते हैं तो हम कहते हैं हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने में बहुत हम कहेंगे हेल्पफुल मिलती है, उसे सहायता मिलती है उन टॉपिक से। तो मैं आपको वो टॉपिक्स करवाने जा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 12 हो, डिग्री कोर्सेज BSc MSc हो, चाहे नेट और गेट का एग्ज़ाम हो। तो हम कहेंगे कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में GIOC बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम कहेंगे IIT या नीट का जो भी पेपर है, उन सभी में GIOC से क्वेश्चन पूछते हैं। उस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो मैं आपको GIOC में आज सबसे पहला टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, वो है थर्मल स्टेबिलिटी। तो देखो, थर्मल स्टेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो सभी S ब्लॉक और P ब्लॉक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। थर्मल स्टेबिलिटी से, थर्मल का मतलब है तापीय, और स्टेबिलिटी का अर्थ होता है स्थायित्व। है किसी भी यौगिक को ताप देता हूं तो उसका स्थायित्व किस प्रकार से चेंज होता है, या स्थायित्व किस प्रकार से निर्भर करता है आवर्त में, वर्ग में, ये सभी बात हम यहाँ आज करने जा रहे हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारा सिखाऊंगा। पहले मैं इसका कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको थर्मल स्टेबिलिटी का। तो देखो, थर्मल स्टेबिलिटी में हमें समझना है तो तापीय स्थायित्व तो हम क्या कहेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में हम क्या कहते हैं, दो प्रकार के आयन होते हैं। कॉम्प्लेक्स में दो प्रकार के हमेशा आयन होते हैं। देखना, मैं लिख रहा हूं, लेट इट इज कंटेन मोनो एटॉमिक एनायन। अगर कोई यौगिक में वो क्या कर रहा है, एक संयोजक एनाइन को क्या करता है, बांधे हुए रखता है। यह किसी यौगिक में एक संयोजक या एक परमाणुीय एनाइन होता है, ऋणाइन होता है, तब यौगिक। और एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, लेट इज कंटेन पॉलीएटॉमिक एनाइन। अगर कोई यौगिक बहुपरमाणुीय ऋणाइन को रखता है, तब यौगिक का स्थायित्व देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मोनोएटॉमिक एनाइन कौन कौन से हो सकते हैं। मैं कहता हूं इसमें N-3, O-2, और मैं आपके पास लिख दूं फ्लोराइड और लिख दूं हाइड्राइड। ये सारे के सारे मोनोएटॉमिक आपको एनाइन के रूप में देखने को मिलेंगे किसी भी यौगिक के अंदर। अब पॉलीएटॉमिक में कौन कौन से हो सकते हैं, तो पॉलीएटॉमिक में लिख देता हूं, जैसे कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-2, सल्फाइड और ऑक्जिलेट C2O4-2, और ऑक्जिलेट के बाद में लिख सकता हूं नाइट्रेट आयन, और नाइट्रेट आयन के बाद में हम और भी कंपाउंड लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूं, सल्फेट हो चुका, O-2, O2-2, और ओजाइड आयन, और मैं लिख दूं यहाँ पे बहुत से ETC लिख देता हूँ, काफ़ी है। और एक हाइड्रोजन कार्बोनेट और लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे ऋणाइन लिखे हुए हैं तो वो पॉलीएटॉमिक होंगे। पॉलीएटॉमिक क्यों है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। इसमें देख लो, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे अगर ऐसे ऋणाइन होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं और उन पर ऋणावेश चार्ज होता है, तो उसको पॉलीएटॉमिक ऋणाइन बोलते हैं। और जिसमें एक एटम होता है और इस पर ऋणावेश चार्ज होता है, तो उसको हम मोनोएटॉमिक एनाइन कहते हैं। तो देखो, इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिपेंडेंट करेगी, आप पहले समझना, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखें, अब इसकी मैं लिख सकता हूं जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी, इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी, इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, अगर मोनो एटॉमिक एनाइन जुड़े हुए हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, तो हम कहेंगे वो साइज पे डिपेंडेंट करेंगे। जो भी यौगिक है उसमें जो केटाइन है उसकी क्या करेंगे, साइज पे डिपेंड करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, देखना, इसमें जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जबकि इसमें क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी स्टेबिलिटी साइज के।
तो ये आप दो कंसेप्ट इसमें ध्यान रखना, ठीक है। इसमें जो साइज के इन्वर्स होगा, इसमें साइज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मैं आपको लिख सकता हूँ इसमें थर्मल स्टेबिलिटी, एक दो पॉइंट और लिख सकता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं फिर। जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिख सकता हूँ, वो होती है 1/5 के। फाई यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, फाई होता है आयनिक पोटेंशियल। फाई को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। मतलब फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है चार्ज, फाई का जो आयनिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन रेडियस, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको तो ये दो कंसेप्ट से ही, मतलब जो ये पहला वाला कंसेप्ट है ना, थर्मल स्टेबिलिटी, जो साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब मोनोएटॉमिक एनाइन जुड़ा होता है, जबकि इसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर पॉली एटॉमिक एटाइन जुड़ा होता है। तो आप ये कंसेप्ट देखना, आप अगर ये आपको याद है तो आप थर्मल स्टेबिलिटी याद कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। तो देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी हम देखेंगे। मैं इनको सिर्फ इतना रफ कर लेता हूँ ताकि ये बाकी सारा काम आने वाला है अपना, ठीक है। तो देखते हैं इनके क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको एक दो करवा के दिखाता हूँ। देखो इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। देखो मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज the following in decreasing order of thermal stability। थर्मल स्टेबिलिटी के आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो क्या क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे आपको दिया हुआ है Li2O, Na2O और K2O और RbO और सीजियम ऑक्साइड। आपको ऐसे कुछ दिया हुआ है और आपको कहा है कि इनकी स्टेबिलिटी को आप क्या कीजिए, घटते हुए क्रम में लिखे। तो आप ये देखें, आप इन सभी में एनाइन देखेंगे, क्या देखेंगे, एनाइन। पहले एनाइन देखेंगे तो हम देखेंगे कि सारा यहाँ पे मोनोएटॉमिक एनाइन है। यहाँ पे O दिख रहा है और हमें कहेंगे O वाला कौन सा है, मोनोएटॉमिक। आप इस पे मत चले जाना भाई, यहाँ पे O2 है, ठीक है ना, डाइऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे मोनोऑक्साइड है। ध्यान रखना मोनोऑक्सीजन है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन को ही आपको देखना है। तो आप देखेंगे मोनो, एक ही ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक एनाइन है। तो देखो मोनो एटॉमिक एनाइन होता है तो हम कहते हैं जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक हम जाएंगे, हमें पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम कहते हैं साइज बढ़ता है। आप सभी को पता है ली, ना, के, रब, कैस, फर, आप सभी जानते हैं कि हम कहते हैं वर्ग में ये जो अपने पास एस ब्लॉक का जो तत्व है, मैं आपको कहूँ एस ब्लॉक में आप जानते हैं कि ये पहला वर्ग है अपना। इस पहले वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है। क्या बढ़ती है, साइज बढ़ती है। साइज मतलब आकार बढ़ता है। और आकार बढ़ता है क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम कहते हैं यहाँ पे जो मुख्य क्वांटम संख्या है, कोश है, वो बढ़ता है। मतलब n का मान होता है वो इंक्रीज होता है। n का मान इंक्रीज मतलब कोश की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है, कोश की संख्या बढ़ती है तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मैं कहूँ लिथियम का आकार ये ऐसा है, इसमें 2 ही कोश है, जबकि अगर सोडियम का कहूँगा तो इसका आकार लिथियम की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा। तो हमें पता है ऊपर से नीचे जाने पर कोश की संख्या बढ़ेगी, मतलब साइज बढ़ेगी। तो बताओ इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रही है, साइज बढ़ रही है। देखो लिथियम के बाद में कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो मतलब इधर जा रहे हैं तो साइज बढ़ रही है। तो हम क्या कहेंगे, साइज बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं भाई, साइज बढ़ती है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। और आपको कौन सा ऑर्डर लिखना है, डिक्रीजिंग। मतलब सबसे ज़्यादा साइज किसकी बड़ी होगी, हम कहेंगे साइज जिसकी बड़ी होगी। देखो जिसकी साइज जिसकी ज़्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम। मतलब आपको ये देखना है जिसकी साइज छोटी होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। देखो साइज सबसे छोटी इसकी लिथियम की, तो हम कहेंगे इसका क्या होगा, आकार सबसे छोटा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखो हम कहेंगे इसका आकार सबसे कम, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, साइज का ऑर्डर लिख देता हूँ। लिथियम का आकार सबसे छोटा है,
सबसे छोटा लिथियम का है, तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर वाले का सबसे बड़ा, फिर किसका साइज बड़ा है, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। अब आपको साइज का ऑर्डर ये पता आ गया, तो थर्मल स्टेबिलिटी लिख सकते हैं ना आप। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, देखो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, देखो मैं आपको लिखाता हूँ। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे होगा, सबसे पहले साइज जिसका छोटा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। देखो यहाँ से कंसेप्ट लिखो, साइज जितना छोटा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, मतलब 1 नंबर पहले आएगा, फिर 2 नंबर, फिर कौन आएगा 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। तो ये आपका ऑर्डर आ गया थर्मल स्टेबिलिटी का, किसका आ गया, ठीक है। तो आपको थर्मल स्टेबिलिटी ज्ञात करना आ गया कि थर्मल स्टेबिलिटी कैसे ज्ञात करेंगे। आपको चाहे कोई भी वर्ग दे दे, चाहे कोई भी वर्ग का तत्व दे दे, आप ये चेक कर लेना, अगर आपके पास ऐसे एनाइन जुड़े हुए हैं मोनो एटॉमिक, तो आप उसका साइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखोगे थर्मल स्टेबिलिटी के, ठीक है। चले, अब आपको मैं दूसरा एक पॉली एटॉमिक एनाइन का भी दिखा देता हूँ, उसका एग्जाम्पल कैसे आएगा और उसको हम कैसे समझते हैं, ठीक है। मोनो एटॉमिक का तो हो गया, आपको एक पॉली एटॉमिक का और दे देता हूँ एग्जाम्पल, और उससे हम क्लियर करते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी कैसे आती है। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, सोल्व करते हैं उसको। देखो पॉली एटॉमिक का लेते हैं हम क्वेश्चन, जैसे मैंने ले लिया BeCO3 और MgCO3। चलो मैं अब इसको लिख ही देता हूँ, बीमका सर 12। चलो आपको ये दे रखे हैं और आपको पूछा है इनकी, आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है स्टेबिलिटी का, सबसे ज़्यादा किसका हो, मतलब ज़्यादा से कम की ओर लिखना है। तो आप बताओ, आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे CO3 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 CO3, ये क्या है, पॉली एटॉमिक केटाइन है। तो आप पॉली एटॉमिक केटाइन का मतलब सबसे पहले तो आप लिख लेंगे केटाइन है, केटाइन का साइज का ऑर्डर लिख लो। सबसे पहले साइज का ऑर्डर लिख लो, हमें पता है साइज किसकी सबसे कम है, सबसे कम तो बेरिलियम की है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्योंकि एक वर्ग है ना, ये वर्ग नंबर 2 है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये एक कौन सा है, वर्ग नंबर 2, एस ब्लॉक के वर्ग नंबर 2 के तत्व है। तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा साइज बेरियम की होगी, तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा 5, 1 2 3 4 5 नंबर, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ऐसा ऑर्डर है साइज का। तो आप बताओ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ, हम कहेंगे जिसका साइज बड़ा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है, तो मतलब जिसकी साइज बड़ी होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब 5 नंबर की सबसे ज़्यादा बड़ी साइज है तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा, फिर 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। तो ये वाला ऑर्डर आ गया थर्मल स्टेबिलिटी का। तो आप बता सकते हैं कि आपके पास अगर पॉली एटॉमिक एनाइन और केटाइन आ जाए, एनाइन आ जाए, तो आप किस प्रकार से ऑर्डर देखेंगे, आप उसमें साइज का ऑर्डर देखेंगे। अगर मोनो एटॉमिक आ जाए तो उसमें आप साइज का इन्वर्स कर देना, तो थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं, आप बताना उनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप उन क्वेश्चन की थर्मल स्टेबिलिटी बताएंगे, ठीक है। अब देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं थर्मल स्टेबिलिटी के, आपको थर्मल स्टेबिलिटी के इनके सभी के डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने हैं। आपको बस मैं हिंट के लिए ये बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से एनाइन और केटाइन है, बस उसके बाद में आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया है मोनो एटॉमिक एनाइन के लिए, तो हम कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, हम कहेंगे साइज के इनवर्स होगी, जबकि पॉली एटॉमिक एनाइन के लिए क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। तो आप देख लेना यहाँ पे मोनो एटॉमिक है, हाइड्राइड लिखा हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पे H हाइड्राइड के रूप में है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आपको थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी है, यहाँ पे H माइनस के रूप में, तो आप स्टेबिलिटी चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे मोनो एटॉमिक एनाइन होगा। और आप सभी यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे पॉली एटॉमिक लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है, ध्यान रखना O2, तो ये पॉली एटॉमिक है, और ये भी मोनो एटॉमिक है आपके पास, ये भी मोनो एटॉमिक है, और यहाँ पे आपके पास SO4 एक कौन सा है, पॉली एटॉमिक है, तो आप पॉली एटॉमिक के अनुसार करना। यहाँ पे N लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना चार्ज बैलेंस के अनुसार कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, तो आप ध्यान रखना ये नाइट्रोजन वाला ये मोनोएटॉमिक होगा, और नाइट्रेट वाले आप सभी जानते हैं ये पॉलीएटॉमिक होगा। ये वाला N2 है, मतलब
हम कहेंगे चार्ज बैलेंस करने के बाद में ये हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स ये एक्चुअल में बना हुआ है, डायटोमिक बना हुआ है। यहाँ पे ये सारे N2 वाला ध्यान रखना, हम कहेंगे ये हमारे पास कौन सा है, डायटोमिक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो आप उसको इसी प्रकार से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया ये कॉम्प्लेक्स को आप कैसे बनाना है। सॉरी डायटोमिक नहीं, ये मोनोएटोमिक है क्योंकि इनमें चार्ज बैलेंस कर रखा है। हम कहेंगे मैग्नीशियम ये नाइट्रोजन का चार्ज इसकी तरफ और मैग्नीशियम का चार्ज इस तरफ, तो ये मोनोएटोमिक का, ये ध्यान रखना ये मोनोएटोमिक का है, एम लिख देता हूँ। और ये पॉलीएटोमिक का है, और ये वाला भी मोनोएटोमिक का है, और ये पॉलीएटोमिक का है, ये भी मोनोएटोमिक का है, ये भी मोनोएटोमिक का है, ये पॉलीएटोमिक का है, और ये मोनोएटोमिक। तो मैंने आप सभी को बता दिया कि इनके पीछे कंसेप्ट क्या होगा, आपको कैसे लगाना है। आप इनको करके देखना, फिर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताना कि सर इनके आंसर ये हुए हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपको सोलिबिलिटी का एक नया कंसेप्ट ला के दिखाऊंगा। सोलिबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं, कैसे पता करते हैं। तो मैंने आपको आज एस और पी ब्लॉक में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है थर्मल स्टेबिलिटी, उसको कैसे सोल्व करते हैं, जो क्लास 12th का भी एक इंपॉर्टेंट और क्लास 11th में भी, और हम कहेंगे डिग्री कोर्स में जितने भी हैं उन सभी में तापीय स्थायित्व को देखने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आपको जीआईसी अगर सीखनी है, अगर अच्छी करनी है, तो आपको ये टॉपिक आने चाहिए। थैंक यू सो मच।